आतिश विशान, बुक 1, पार्ट 12। पुलिस अभी तक कोई खातिरखा कारकर्दगी नहीं दिखा सकी थी। प्रताप सिंह खुद कोई जवाबी कार्रवाई करना चाहता था, लेकिन वजदान उसके पांव की जंजीर बना हुआ था। उसकी वजह से वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। वजदान यहाँ नहीं होगा तो उसे खुलकर कुछ करने का मौका मिल जाएगा। वो उठकर कमरे में आ गया, नहा धोकर कपड़े बदले और फोन का रिसीवर उठाकर एक नंबर मिलाने लगा। राब्ता कायम होने में ज्यादा देर नहीं लगी। भाई खुशवंत सिंह, मैं प्रताप बोल रहा हूँ। आज रात तुम लोग का कहीं जाने का प्रोग्राम तो नहीं? नहीं, फिलहाल तो कोई प्रोग्राम नहीं है। दूसरी तरफ से कहा गया, मैं आज रात का खाना तुम्हारे यहाँ खाऊंगा, उसी वक्त बातें भी होंगी। अच्छा, रब राखा। उसने रिसीवर रख दिया। फिर उसने अलमारी में रखा हुआ ब्राउन रंग का एक ब्रीफकेस निकाला और मुख्तलिफ जगहों से अपने अहम और जरूरी कागजात निकालकर ब्रीफकेस में रखने लगा। आबिद अली की डायरी भी उसने ब्रीफकेस में रखी और फिर वो मुख्तलिफ जगहों पर फोन करने लगा। जब वो घर से बाहर निकला तो रात के 8 बज रहे थे। गली में 1-2 आदमियों से मुलाकात हो गई। वो कुछ देर तक उनसे गपशप करता रहा, फिर गली से निकलकर पैदल ही एक तरफ चलने लगा। वो फोर्ट कैनिंग रोड से होता हुआ पेनालिंक लेन में आ गया, जहां रेड क्रॉस हाउस के सामने उसे एक टैक्सी मिल गई। ड्राइवर एक अधेड़ उम्र मुसलमान था। प्रताप सिंह ने पिछली सीट पर बैठते हुए उसे सोफिया रोड चलने का कह दिया और सीट के पुश से टेक लगाकर आंखें बंद कर ली। किस तरफ जाना है सरदार जी? ड्राइवर की आवाज सुनकर प्रताप सिंह ने आंखें खोल दी और इधर उधर देखने लगा। वो सोफिया रोड पहुंच चुके थे। एक बुलंद इमारत को देखकर उसने ड्राइवर को इमारत के साथ बाएं तरफ वाली सड़क पर गाड़ी मोड़ने को कह दिया। सड़क पर आगे बुलंद इमारतें थीं और उनके पिछली तरफ बंगले थे। 2-3 सड़कों पर मुड़ने के बाद उसने एक गली में टैक्सी रुकवा ली और किराया देकर नीचे उतर आया। इसी वक्त एक और कार गली में मुड़ी थी। वो कार हल्की रफ्तार से चलती हुई करीब से गुजर गई। प्रताप सिंह ने उस पर तवज्जो नहीं दी और चंद गज आगे बढ़कर एक बंगले के गेट पर लगी हुई कॉल बेल का बटन दबा दिया। यहाँ तमाम बंगलों के सामने कुशादा लॉन थे। बाज लोगों ने अपने बंगलों के लॉन के आगे लकड़ी की चिपटियों की जाफरी लगा रखी थी और बाज ने खारदार तारों के जंगले खींच रखे थे। प्रताप सिंह ने जिस बंगले की डोरबेल बजाई थी उसके सामने जाफरी लगी हुई थी। तकरीबन 1 मिनट बाद एक जवान और खूबसूरत लड़की ने दरवाजा खोला। वो खुशवंत सिंह की बेटी उर्मिला कौर थी। प्रताप उसके साथ अंदर आ गया। खुशवंत सिंह किसी काम से गया हुआ था, लेकिन थोड़ी देर बाद वो भी आ गया। फिर उसके थोड़ी ही देर बाद खाना लगा दिया गया। खुशवंत सिंह एक बिजनेसमैन था। उर्मिला कौर उसकी इकलौती बेटी थी। उसकी उम्र 19-20 के लगभग होगी। उसकी माँ रजनी भी सेहतमंद खूबसूरत औरत थी। वो चारों खाने की मेज पर बातें करते रहे। उनकी गुफ्तगू का मौजू वजदान ही रहा। अब मुझे पुलिस पे भरोसा नहीं रहा, प्रताप सिंह कह रहा था। और मेरा ख्याल है कि उसे कुछ अरसे के लिए थाईलैंड ले जाऊं। बैंकॉक में मेरे कुछ जानने वाले हैं। वजदान को उनके पास छोड़कर वापस आ जाऊंगा और दारा वगैरह से हिसाब बराबर करने की कोशिश करूंगा। पर वो लड़का इस वक्त कहाँ है भाई साहब? अवतार सिंह के पास। उसने रजनी के सवाल का जवाब दिया। उसका 2 कमरों का छोटा सा क्वार्टर है। वो वहां घबरा गया है और उन लोगों को भी परेशान कर रहा है। मैं सोच रहा हूँ उसे 1-2 दिन के लिए यहाँ ले आऊं तुम्हारे पास। इस दौरान में मैं तैयारी भी कर दूंगा और फिर उसे लेकर चला जाऊंगा। रजनी और खुशवंत सिंह जानते थे कि वजदान को अपने घर में पनाह देना मौत को दावत देने की मुतरादिफ है। उन दोनों ने एक दूसरे की जानिब देखा। फिर रजनी प्रताप की तरफ देखते हुए बोली, हम इतने संगदिल नहीं है जेठ जी। वो बिन माँ बाप का मासूम बच्चा है, मुसीबतों में घिरा हुआ है। अगर हमारी वजह से उसे कुछ सुख पहुंच सकता है तो हमें बड़ी खुशी होगी। वो खुश कितना है भाभो, रब तनु खुश रखे। मैं आधी रात के बाद उसे किसी वक्त लेकर आ जाऊंगा और मेला के साथ उसका दिल लगा रहेगा। बस 1-2 दिन की बात है। प्रताप सिंह बोला, जितने दिन मर्जी रहे, रब उसे सलामत रखे, रजनी ने कहा। खाना खत्म करने के बाद वो लोग लॉन में आकर बैठ गए और देर तक बातें करते रहे। 12:15 बजे के करीब प्रताप सिंह उठ गया। मैं तेरी गाड़ी लेकर जा रहा हूँ, 1-1.5 घंटे में वापस आ जाऊंगा, उसने खुशवंत सिंह से कहा। खुशवंत सिंह की गाड़ी बाहर ही खड़ी थी। उसने चाबी प्रताप सिंह के हवाले कर दी और प्रताप के साथ वो भी बाहर आ गया। प्रताप तकरीबन 40 मिनट बाद टैंगलिन क्लब पहुंचा था। उसने गाड़ी क्लब की पिछली तरफ एक तंग सी सड़क पर रोकी और नीचे उतरकर रिहायशी क्वार्टरों वाले कंपाउंड में दाखिल हो गया। वो तकरीबन 10 मिनट वहां रुका और फिर वजदान को लेकर बाहर आ गया। तुम पिछली सीट पर जाके लेट जाओ, हो सकता है रास्ते में किसी की तुम पर नजर पड़ जाए, इसलिए एहतियात जरूरी है। वजदान पिछली सीट पर लेट गया और प्रताप सिंह इंजन स्टार्ट करके गाड़ी को हरकत में ले आया। गाड़ी मुख्तलिफ सड़कों से होती हुई माउंट एलिजाबेथ रोड पर आ गई। वहां से उसने गाड़ी को जैसे ही कैम हिल सर्किल की तरफ मोड़ा, वजदान उठकर बैठ गया। ये सड़क तो सुनसान पड़ी है चाचा, यहाँ मुझे कौन देखेगा? प्रताप ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन चंद ही लम्हों बाद वो अकबी मंजर पेश करने वाले आईने में किसी गाड़ी की हेडलाइट्स देखकर चौंक गया। वो गाड़ी बड़ी तेजी से करीब आ रही थी
ओ पुत्र नीचे लेट जाओ, जल्दी करो और उठने की कोशिश मत करना। प्रताप ने कहकर गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। उसके साथ ही उसने पतलून की जेब से पिस्तौल भी निकाल लिया था। वो गाड़ी बड़ी तेजी से नजदीक आ रही थी। प्रताप ने गर्दन घुमाकर देखा और दूसरे ही लम्हे उसका दिल उछलकर हरक में आ गया। गाड़ी की खिड़की में उसे राइफल की नाल नजर आ गई थी। उसे समझने में देर न लगी कि अब क्या होने वाला है। उसने बड़ी फुर्ती से नीचे झुककर पूरी कुव्वत से ब्रेक पेडल दबा दिया। कार ब्रेक की तेज चरचराहट की आवाज से लहराती हुई सड़क के किनारे की तरफ मुड़ गई। ऐन उसी लम्हे फिजा फायरिंग से गूंज उठी, लेकिन यहाँ भी किस्मत ने प्रताप और वजदान का साथ दिया और वो गाड़ी जैसे ही बराबर पहुंची, उसका अगला एक पहिया सड़क पर पड़े हुए एक पत्थर पे पड़ा, जिससे गाड़ी उलट गई और उस कार से चलाई जाने वाली गोलियां प्रताप सिंह की गाड़ी के ऊपर से गुजर गई थी। प्रताप ने बड़ी फुर्ती से अपनी गाड़ी संभाल ली। इसी दौरान में दूसरी कार पत्थर पर से उछलकर गालिबन ड्राइवर से बेकाबू हो गई थी और वो उसे संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कार सड़क के किनारे एक छोटी सी पुलिया की रेलिंग से टकराकर घूम गई। प्रताप सिंह ने अपनी गाड़ी संभालते ही पिस्तौल वाला हाथ बाहर निकालकर ट्रिगर दबा दिया। गोली दूसरी कार के आगे वाले पहिए पर लगी। टायर फटने का जोरदार धमाका हुआ। ओ काके, सीट पे लेटे रहना, उठने की कोशिश मत करना, प्रताप ने चीखते हुए कहा और स्टीयरिंग घुमा दिया। कार को झटका लगने से वजदान सीट से लुढ़ककर आगे गिर गया था। एक जोरदार झटका और लगा तो उसका सर अगली सीट के बेस से टकरा गया। उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। क्या हुआ काके? प्रताप सिंह चीखा। ओ कुछ नहीं काका, चोट लग गई है, वजदान ने जवाब दिया। प्रताप सिंह गाड़ी को घुमाकर सड़क पर ले आया। गाड़ी का रुख उस तरफ था जहां से वो आए थे। प्रताप ने एक हाथ पीछे घुमाकर दूसरी गाड़ी की तरफ एक और फायर किया और स्टीयरिंग संभालकर एस्केलेटर पर पांव का दबाव डाल दिया। गाड़ी बंदूक से निकली हुई गोली की तरह सड़क पर दौड़ने लगी और फिर इसी लम्हे अकब से फायरिंग होने लगी, मगर उनकी कार फायरिंग रेंज से बहुत दूर निकल चुकी थी। अगले मोड़ पर प्रताप सिंह ने कार सैंड्रोस रोड पर घुमा दी और एक और सड़क पर होता हुआ कोबीच रोड पर निकल आया। अब मैं उठ जाऊं चाचा? पिछली सीट के सामने पड़े हुए वजदान ने कहा। ओ उठ जा यार, जो होना था वो तो हो चुका। वजदान उठकर बैठ गया और सर पे लगने वाली चोट सहलाने लगा। प्रताप सिंह गाड़ी को घुमाता हुआ सोफिया रोड की तरफ ले आया और फिर खुशवंत सिंह के बंगले तक पहुंचने में उन्हें ज्यादा देर नहीं लगी। वो सब लोग वजदान के इंतजार में जाग रहे थे। रजनी ने वजदान को सीने से लिपटा लिया। जेठ जी, वो की गल है, ये लड़का कुछ सहमा वसा लग रहा है। रजनी ने प्रताप की तरफ देखते हुए पूछा। ओ ये तो बड़ा बहादुर लड़का है पाबो, अभी अभी मौत से मुकाबला करके आया है। इसने इतनी सी उम्र में और इतने मुख्तसर अरसे में मौत को इतनी बारी शिकस्त दी है ना कि इसका नाम तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आना चाहिए। खुशवंत सिंह चौंक गया। वो उस वाकये की तफसील पूछने लगा। पता नहीं उन कमबख्तों को कैसे पता चल गया कि मैं वहां से निकल रहा हूँ। मेरा ख्याल है वो कार जो टैंगलिंग क्लब से ही हमारे पीछे लग गई थी, भला उस पत्थर का जो ऐन वक्त पर कार के पहिए के नीचे आ गया और कार उछल गई, वरना हम दोनों के साथ साथ तुम्हारी गाड़ी भी छलनी हो चुकी होती। वो कार पे लानत भेजो जी, तुम दोनों की जान बच गई और रब दा यही शुक्र है, खुशवंत ने कहा और फिर बीवी की तरफ देखते हुए बोला। तुम लड़के को लेकर कमरे में जाओ जी, सुला दो इसे, 2 बज गए। रजनी वजदान को लेकर एक बेडरूम में चली गई। उर्मिला भी उठ गई। प्रताप और खुशवंत नशिस्तगाह में बैठे बातें करते रहे। तकरीबन 3 बजे वो उठ गए। खुशवंत सिंह उसे एक कमरे में ले आया जहां डबल बेड बिछा था। दोनों उसी बेड पर लेट गए। खुशवंत सिंह ने मरकजी ट्यूबलाइट बुझाकर नाइट बल्ब रोशन कर दिया था। प्रताप ने पतलून की जेब से पिस्तौल निकालकर तकिए के नीचे रख लिया। खुशवंत सिंह तो लेटते ही सो गया, मगर प्रताप जागता रहा। वो आज के वाक़े पर गौर कर रहा था कि अब उसे वाकई जल्द से जल्द सिंगापुर छोड़ देना चाहिए। उस वक्त 4 बजने वाले थे कि गली में गाड़ी के रुकने की आवाज सुनकर वो चौंक गया। वो करवट के बल बिस्तर पे लेटा रहा। वो कोई गाड़ी थी जिसके दरवाजे खुलने और आहिस्तगी से बंद होने की आवाज आई। फिर ऐसी आवाजें सुनाई देने लगी जैसे कोई बाहर से गेट खोलने की कोशिश कर रहा हो। प्रताप सिंह बिस्तर से उठ गया और खिड़की का पर्दा सरकाकर बाहर झांकने लगा। उसके साथ ही वो उछल पड़ा। एक आदमी बाहर से गेट पर चढ़ रहा था। प्रताप ने तेजी से पलटकर तकिए के नीचे रखा हुआ पिस्तौल निकाला और खुशवंत सिंह को भी झंझोड़कर जगा दिया। मेरा ख्याल है वो लोग यहाँ भी पहुंच गए। तुम्हारे पास कोई असला है तो निकाल लो, हम उन्हें अंदर नहीं घुसने देंगे। खुशवंत सिंह दौड़कर दूसरे कमरे की तरफ गया। प्रताप ने एक बार फिर खिड़की से झांक कर देखा। वो आदमी अंदर की तरफ उतरकर गेट खोल रहा था। गेट खुलते ही 2 और आदमी अंदर आ गए। उनमें से एक के पास राइफल थी और 2 के पास रिवॉल्वर या पिस्तौल। उनमें से एक आदमी इशारे से अपने साथी को कुछ बता रहा था। 2 आदमी दाएं बाएं हो गए। तीसरा जैसे ही आगे बढ़ा, प्रताप ने उसे ललकारा, खबरदार आगे मत बढ़ना, वरना गोलियों से भून दिए जाओगे। वो आदमी बड़ी फुर्ती से जमीन पर गिर गया और उसके साथ ही उसने आवाज के सिमत फायर कर दिया। गोली खिड़की का शीशा तोड़ती हुई निकल गई। प्रताप सिंह फुर्ती से एक तरफ हट गया और उसके साथ ही उसने बाहर की तरफ फायर भी झोंक दिया।
बाहर से जबरदस्त फायरिंग शुरू हो गई। खुशवंत सिंह दूसरे कमरे की खिड़की से फायरिंग कर रहा था। चंद मिनट गुजर गए और फिर अंदर से रजनी की चीख सुनकर प्रताप उछल पड़ा। दूसरे लम्हे वो राहदारी में आ गया और रजनी वाले बेडरूम की तरफ लपका। वो मंजर बहुत ही खौफनाक था। एक दुबला पतला चीनी वजदान को बाजू से पकड़कर घसीट रहा था। उसके दूसरे हाथ में पिस्तौल था। रजनी वजदान से लिपटी हुई थी और वजदान भी चीख रहा था। प्रताप को देखकर चीनी ने पिस्तौल वाला हाथ ऊपर उठाया और चीनी जुबान में कुछ चीखा भी, मगर प्रताप ने एक लम्हा भी जाया किए बगैर फायर कर दिया। गोली चीनी के सर में लगी। उसकी खोपड़ी के परखच्चे उड़ गए। खून का फव्वारा रजनी और वजदान के लिबास को तर करने लगा। चीनी दरवाजे के करीब ही ढेर हो गया। प्रताप सिंह ने उसके हाथ से पिस्तौल ले लिया और लाश को घसीटकर राहदारी में डाल दिया। ओ पापो, ओ दरवाजा अंदर से बंद कर लो। वो चीखता हुआ दूसरी तरफ दौड़ा। खुशवंत सिंह जगह बदल बदल कर फायरिंग करते हुए हमलावरों को रोके हुआ था। बाहर अब 2 जगह से फायरिंग हो रही थी। प्रताप को समझने में देर न लगी कि उनका तीसरा साथी किसी तरह छत पर चढ़कर सीढ़ियों के रास्ते अंदर आने में कामयाब हो गया था। उसने वजदान को भी कब्जे में कर लिया था। अगर प्रताप को वहां पहुंचने में एक लम्हे की भी ताखिर हो जाती तो वो या तो वजदान को गोली मार देता या उसे घसीटता हुआ अपने साथ बाहर ले जाने में कामयाब हो जाता। बाहर से अब दाखिली दरवाजा तोड़ने की कोशिशें की जा रही थी। प्रताप ने अंदर से दरवाजे पर 2-3 फायर कर दिए। पहले एक चीख और फिर दौड़ते कदमों की आवाज आई। प्रताप दौड़कर कमरे की खिड़की में पहुंचा। एक आदमी भागता हुआ गेट से बाहर निकल रहा था। दूसरा लड़खड़ाकर गेट के करीब गिरा। आगे दौड़ने वाला आदमी लौटकर वापस आया और अपने साथी को पकड़कर उठाने लगा। दूसरी तरफ से खुशवंत सिंह ने फायर कर दिया। उसी लम्हे पुलिस के सायरन की आवाज भी सुनाई देने लगी। वो आदमी जमीन पर गिरे हुए साथी को छोड़कर बाहर लपका। बाहर गाड़ी का इंजन स्टार्ट था। उसका एक और साथी स्टीयरिंग के सामने बैठा था। मैंडेरियन जबान में कुछ चीखने की आवाज सुनाई दी और फिर कार तेजी से हरकत में आ गई। प्रताप सिंह दरवाजा खोलकर बाहर निकल आया और दौड़ता हुआ जमीन पर गिरे हुए आदमी के करीब पहुंच गया। उसने दोनों हाथों से पकड़े हुए पिस्तौल से उस शख्स को जब्त पे ले लिया। सायरन की आवाज अब बहुत तेज हो गई थी और सिर्फ 1 सेकंड बाद पुलिस की गाड़ी एक लम्हे को गेट के सामने रुकी। 2 मुसल्ला कांस्टेबल नीचे उतरे और गाड़ी तेजी से आगे रवाना हो गई। उन्होंने शायद उस कार को वहां से जाते देख लिया था। गेट खुला हुआ था। दोनों पुलिस वालों ने प्रताप सिंह पर राइफलें तान ली। प्रताप ने पिस्तौल फेंक दिया और हाथ झाड़ते हुए बोला, ओ इसको संभालो, पता नहीं जिंदा भी है क्या मर गया, एक लाश अंदर भी पड़ी है। एक पुलिस वाले ने प्रताप सिंह को पहचान लिया। उसने अपने साथी से कुछ कहा और फिर वो दोनों आगे बढ़कर जमीन पे पड़े हुए शख्स पर झुक गए। वो खत्म हो चुका था। उसकी गर्दन में गोली लगी थी। ग्रे रंग के सफारी सूट में मलबूस वो दराज कद शख्स बहुत स्मार्ट लग रहा था। करीब से तरशे हुए सेट बाल, आंखों पर तारीक शीशों वाला चश्मा, क्लीन शेव और पैरों में सफेद पम्प शूज थे। उसके एक हाथ में स्याह रंग का दरमियाने साइज का सूटकेस था और दूसरे हाथ से उसने एक 12-13 साल की उम्र की लड़की का हाथ पकड़ रखा था। लड़की बहुत खूबसूरत थी। कत्थई रंगत के लहरिएदार बाल उसकी गर्दन पर बिखरे हुए थे। सर पर सफेद रंग का खूबसूरत हेयर बैंड भी लगा हुआ था। उसने मल्टी कलर का खूबसूरत फ्रॉक पहन रखा था जिसका दामन घुटनों से जरा नीचे था। पैरों में ब्लैक सैंडल्स और सफेद स्टॉकिंग्स थी जिनसे उसकी टांगे ऊपर तक छुपी हुई थी। उस लड़की की नजर शायद कमजोर थी। आंखों पर सफेद शीशों वाला चश्मा लगा हुआ था। उसके चेहरे के नक्श अगरचे खासे दिलफरेब थे, लेकिन अपने आप को मजीद पुरकशिश बनाने के लिए उसने चेहरे पर मेकअप की तह भी बिठा रखी थी। सुर्ख होंठ और थोड़ी पर दाएं तरफ तिल उसकी खूबसूरती में इजाफे का बायस बन रहा था। उसकी नाक में दाएं तरफ नथनी की तरह काला धागा पड़ा हुआ था। धागे के आसपास नाक किसी कदर सुर्ख नजर आ रही थी जिससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि नाक हाल ही में छिदवाई गई है। कानों में सोने की बालियां थी और माथे पर सुर्ख रंग की छोटी सी बिंदिया भी चमक रही थी जिससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि इस खूबसूरत नौमर लड़की और उसके दराज कामत साथी का ताल्लुक किसी हिंदू खानदान से है। उस वक्त रात के 10 बज रहे थे। सिंगापुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर खासी गहमा गहमी थी। कोलालमपुर जाने वाली ट्रेन तैयार खड़ी थी। ट्रेन की रवानगी में सिर्फ 2 मिनट रह गए थे और उस प्लेटफॉर्म पर कुछ अफरा तफरी भी नजर आ रही थी। लोग अपनी अपनी बोगियों की तलाश में इधर उधर भागे फिर रहे थे। सफारी सूट वाला वो शख्स लड़की का हाथ पकड़े दाखिली गेट से जरा आगे एक जगह पर खड़ा इधर उधर देख रहा था। उसे शायद किसी की तलाश थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था उसके चेहरे पर तशवीश के आसार उभरने लगे और फिर एक पस्ता कामत आदमी को अपनी तरफ आते देखकर उसके चेहरे पर रौनक सी आ गई। उस शख्स के लिबास और चेहरे से अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो मलेशिया का रहने वाला है। मेरे साथ आओ, जल्दी करो, ट्रेन रवाना होने वाली है। उस आदमी ने करीब आकर अंग्रेजी में कहा और दराज कामत शख्स के हाथ से सूटकेस ले लिया। सफारी सूट वाला लड़की का हाथ पकड़े तेज कदमों से उसके पीछे चलने लगा। उसी लम्हे फिजा इंजन के विसल से गूंज उठी। प्लेटफॉर्म पर अफरा तफरी में कुछ और इजाफा हो गया। वो आदमी तीसरी बोगी में घुस गया। सफारी सूट वाले ने पहले लड़की को सवार होने में मदद दी और फिर खुद भी ऊपर चढ़ गया। फिर ठीक उसी लम्हे ट्रेन भी हरकत में आ गई।
उनके पीछे ही 2-3 और मुसाफिर भी ट्रेन में घुस आए थे। वो चंद लम्हे वहीं खड़े रहे, फिर वो मलाई बाशिंदा सूटकेस हाथ में लटकाए राहदारी में एक तरफ चलने लगा। कुछ और लोग भी अपनी सीटों की तलाश में इधर उधर घूम रहे थे। उनकी सीटें 5वीं बोगी में थीं। यहाँ कुछ चीनी और मलेशियन मुसाफिर बैठे हुए थे। एक अधेड़ उम्र मलेशियन औरत अपनी सीट से उठकर उस नॉर्मल लड़की के पास आकर बैठ गई और उसकी कमर में हाथ रखकर उसे अपनी तरफ खींचते हुए बोली, हेलो, कहाँ जा रही हो? तुमने फराक तो बहुत अच्छा पहन रखा है। लड़की कसमसा कर रह गई। वो जवाब देने की बजाय बेबसी से सफारी सूट वाले की तरफ देखने लगी। सफारी सूट वाला एक झटके से अपनी जगह से उठ गया। बच्ची की तबीयत ठीक नहीं है मैडम, प्लीज उसे डिस्टर्ब मत करो। फिर उसने बच्ची की तरफ देखा और बोला, मेरा ख्याल है तुम सो जाओ, आओ मैं तुम्हें बर्थ पे पहुंचा दूं। ट्रेन में मुसाफिरों के बैठने की सीटें अलग थीं और सोने के लिए अलग। वो आदमी बच्ची को लेकर सामने वाले कंपाउंड में आ गया। एक आदमी और 2 औरतें पहले ही अपनी अपनी सीटों पर लेटे हुए थे। उस शख्स ने बच्ची को सामने ऊपर वाले बर्थ पर चढ़ा दिया। अब नीचे मत उतरना, आराम से सो जाओ। वो शख्स कंपार्टमेंट के सामने ऐसी जगह पर बैठ गया जहां से वो न सिर्फ कंपार्टमेंट के दरवाजे पर बल्कि सामने वाले बर्थ पर भी निगाह रख सकता था। वो मलाई बाशिंदा कुछ देर सफारी सूट वाले के पास खड़ा सरगोशियों में बातें करता रहा, फिर राहदारी में निकलकर ट्रेन की आगे वाली बोगी की तरफ चला गया। 7 घंटे का सफर था। सुबह 5 बजे के करीब ट्रेन सेरमबाम स्टेशन पर रुकी तो वही मलाई बाशिंदा उस कंपार्टमेंट में आ गया। उसने सफारी सूट वाले से कुछ सरगोशियां की। सफारी सूट वाले ने कंपार्टमेंट में सोई बच्ची को जगा दिया। बच्ची आंखें मलती हुई उस मलेशियन के साथ चली गई। ट्रेन यहाँ तकरीबन 10 मिनट रुकने के बाद आगे रवाना हुई। कोलालमपुर अब ज्यादा दूर नहीं था। दिन की तुलू होती हुई रोशनी में कोलालमपुर का रेलवे स्टेशन बहुत खूबसूरत मंजर पेश कर रहा था। कंगूरों वाली मेहराबें और लातादाद मीनार। लगता था जैसे वो रेलवे स्टेशन नहीं बल्कि बहुत बड़ी मस्जिद हो। ट्रेन रुकते ही सफारी सूट वाला अपना सूटकेस उठाए ट्रेन से उतर आया। रात भर जागने से उसका चेहरा सोता हुआ था और आंखों में सुर्खी तैर रही थी। वो मुसाफिरों की भीड़ में चलता हुआ रेलवे स्टेशन से बाहर आ गया और टैक्सी स्टैंड के करीब रुककर इधर उधर देखने लगा। तकरीबन 5 मिनट बाद वो मलेशियन भी उस लड़की को लेकर वहां पहुंच गया। वेल मिस्टर सिंह, ये रहा तुम्हारा अमानत। अब तुम होटल जाकर आराम करो, मुझे भी तुम्हारे अगले सफर के इंतजाम करने हैं। मैं रात 11 बजे तुम्हारे होटल में पहुंच जाऊंगा। अगर आज सारे इंतजाम हो गए तो हम रात 2 बजे वाली ट्रेन से रवाना हो जाएंगे, वरना कल किसी ट्रेन से रवानगी होगी। वो शख्स लड़की को सफारी सूट वाले के हवाले करते हुए बोला, शुक्रिया मिस्टर उमर। सफारी सूट वाला मलेशियन से हाथ में लाते हुए बोला और जेब से 100 वाले अमेरिकी डॉलर के चंद नोट निकालकर उसकी तरफ बढ़ाए, ये रख लो, इखराजात के काम आएंगे। उमर ने नोट लेकर जेब में रखे, लड़की के गाल पर हल्की सी चुटकी काटी और हाथ हिलाता हुआ एक तरफ को चला गया। उसके कुछ ही देर बाद सफारी सूट वाला उस लड़की के साथ एक टैक्सी में बैठ रहा था। मैक्सिम होटल में उनके लिए कमरा बुक था। कमरे में दाखिल होते ही सफारी सूट वाले ने दरवाजा बंद कर दिया और धम से कुर्सी पर गिर गया। चाचा, अब मैं ये कपड़े उतार दूं? मुझे बड़ी उलझन हो रही है। लड़की उसकी तरफ देखते हुए बोली, तुमने तो मेरी नाक और कान भी छिदवा दिए, बड़ी तकलीफ हो रही है। ओ, ये तकलीफ तो मामूली सी तकलीफ है पुत्र, इंसान को जिंदा रहने के लिए पता नहीं क्या कुछ करना पड़ता है। ओ मेरी तरफ देख, तेरी खातिर मैंने अपने धर्म से बगावत कर दी, केस और दाढ़ी मुंडवा दी। अब कोई कह सकता है कि मैं बाबा गुरु नानक का पैरोकार हूँ? वो शख्स प्रताप सिंह था और लड़की वजदान। वैसे अब तुम पहले से अच्छे लग रहे हो चाचा, वजदान ने कहा। हाँ, अब मेरी खोपड़ी में थोड़ी सी अक्ल भी आ गई है। अच्छा वैसा कर, मैं वेटर को बुला के नाश्ता मंगवाता हूँ, नाश्ता करके सो जाना। आज का दिन आराम कर लो, आगे लंबा सफर है। बैंकॉक पहुंचने के बाद ही तुम्हारा हुलिया तब्दील किया जाएगा। जब तक हम मलेशिया में हैं, तेरा लड़की बने रहना ही हमारे मफाद में है। ठीक है चाचा, अब जल्दी से नाश्ता मंगवा लो, मुझे भूख लग रही है और नींद भी आ रही है। ट्रेन में तो मैं ढंग से सो भी नहीं सका था। प्रताप सिंह उठकर कमरे से बाहर चला गया और सर्विस काउंटर पर नाश्ते के लिए कहकर वापस आ गया। उसके कुछ ही देर बाद वेटर नाश्ता लेकर आ गया। नाश्ता करने के बाद वो दिन भर सोए रहे और शाम से जरा पहले प्रताप सिंह की आंख खुली। उससे थोड़ी देर बाद वजदान भी जाग गया। रात को ठीक 11 बजे उमर पहुंच गया। 2 बजे का ट्रेन से तुम लोगों का रवानगी है, लेकिन मैं एक बात से और आगाह कर देना जरूरी समझता हूँ, वो ये कि खतरा तुम्हारे ताकुब में यहाँ भी आ गया है। वो की मतलब है तेरा? प्रताप सिंह ने उसे घूरा। आज शाम को किम और चीफांग को यहाँ देखा गया है। वो होटलों और गेस्ट हाउस से तुम्हारे बारे में पूछते फिर रहे हैं। हो सकता है कि वो यहाँ भी आए हों, लेकिन ये कमरा जो कि तुम्हारे नाम से बुक नहीं है, इसीलिए उन्हें यहाँ से कुछ मालूम नहीं होगा। बहरहाल ट्रेन ठीक 2 बजे रवाना होगा। तुम लोग वक्त से चंद मिनट पहले स्टेशन पहुंच जाना। मैं तुम्हें टैक्सी स्टैंड के करीब मिलूंगा।
ठीक है, हम पहुंच जाएंगे, प्रताप ने जवाब दिया। किम यहाँ भी पहुंच गया, अब क्या होगा चाचा? वजदान ने उमर के जाने के बाद कहा। वो कुछ नहीं होगा पुत्र, वो हमें नहीं पहचान सकेगा। यहाँ तक हमारे पीछे आया तो है, पर मुझे यकीन है कि बैंकॉक तक हमारा ताक़ुब करेगा वो। यहाँ मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, पर बैंकॉक में उससे निमट लेंगे। वजदान खामोश बैठा रहा। वो अपने आप में अजीब सी बेचैनी महसूस करने लगा था। वो जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहता था। ठीक 1 बजे वो अपने कमरे से निकल आया। प्रताप सिंह ने कमरे की चाबी काउंटर पे दे दी और सूटकेस उठाकर होटल के मरकजी दरवाजे से बाहर आ गया। दरवाजे से आगे सड़क तक 6-7 सीढ़ियां थी जिन पर चिकनी टाइलें लगी हुई थी। जैसे ही वो दरवाजे से बाहर निकले, एक टैक्सी सामने आकर रुकी और उस टैक्सी में से किम और चीफांग को उतरते देखकर वजदान का दिल उछलकर हलक में आ गया। डरोनी, आराम से चलते रहो, प्रताप सिंह ने सरगोशी की। किम और चीफांग टैक्सी से उतरकर सीढ़ियां चढ़ने लगे। उन्हें लम्हा ब लम्हा करीब आते देखकर वजदान के दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थीं। फिर अचानक चिकने टाइल पर उसका पैर फिसला और वो नीचे गिर गया। उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। किम उस वक्त बिल्कुल उसके सामने था। उसने बड़ी तेजी से आगे बढ़कर वजदान को हाथ से पकड़ के उठाया और उसका रुखसार हौले से थपथपाते हुए बोला, ध्यान से बेबी, तुम्हें चोट भी लग सकती है। वजदान को सीने में दिल डूबता हुआ महसूस हुआ। ये वो शख्स था जो उसे मौत के घाट उतारना चाहता था और कई मरतबा उस पर कातिलाना हमले कर चुका था और उसकी तलाश में सिंगापुर से यहाँ आया था। अगर वजदान अपने असली हुलिये में होता तो ये मौत का फरिश्ता गाल थपथपाने की बजाय उसकी खोपड़ी में गोली उतारना ज्यादा पसंद करता। प्रताप सिंह ने वजदान का हाथ पकड़ लिया और सीढ़ियां उतरकर बाएं तरफ खड़ी हुई टैक्सी में बैठ गया। टैक्सी फौरन ही हरकत में आ गई। वजदान ने मुड़कर देखा, किम और चीफांग होटल के दरवाजे में दाखिल हो रहे थे। टैक्सी मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई रेलवे स्टेशन की तरफ दौड़ने लगी। कोलालमपुर का अपना ही रंग था। इस वक्त अगरचे रात का 1 बज चुका था, लेकिन बाज़ इलाकों में लगता था जैसे अभी शाम हुई हो। बड़ी गहमा गहमी थी। तकरीबन 40 मिनट बाद वो रेलवे स्टेशन के सामने पहुंच गए। प्रताप ने टैक्सी उसी जगह रुकवाई जहां उमर ने मुलाकात के लिए कहा था। उमर हस्बे वादा उस जगह मौजूद था। प्रताप ने जब उसे किम और चीफांग के बारे में बताया तो उमर चौंके बिना ना रह सका। ये तो बहुत बुरा हुआ। उसने होटल से तुम्हारे बारे में मालूम किया होगा और जब उसे बताया गया होगा कि एक आदमी और लड़का तो नहीं, अलबत्ता एक आदमी और एक लड़की यहाँ से ठहरे हुए थे और अब वो चले गए हैं तो उसे शुबा हो जाएगा। उसने तुम लोग को होटल से निकलते हुए देखा भी था। बदले हुए हुलिये होने की वजह से तुम लोग पहचाना नहीं जा सका, लेकिन शुबा होते ही वो इधर दौड़ लगा देगा। हो सकता है वो तुम्हारे पीछे ही आ रहा हो। तो फिर? प्रताप ने सवालिया नजरों से उसकी जानिब देखा। आज का सफर मुलतवी कर दिया जाए या कोई और मौका तलाश किया जाए या बस पकड़ी जाए? प्रताप ने पूछा। बस में तो तुम लोग आसानी से पकड़ा जाओगे। ट्रेन के रवाना होने में अभी चंद मिनट बाकी हैं। एक तरकीब है मेरे जहन में कि किम से बचा भी जाए और इसी ट्रेन पर तुम्हारा सफर भी जारी रखा जाए। वो क्या? हम टैक्सी पर ट्रेन से पहले ताइपिंग जाएंगे और वहां से ट्रेन पर सवार होंगे। तकरीबन 100 मील का फासला है। हम ज्यादा से ज्यादा 2.5 घंटे में वहां पहुंच जाएंगे। वो तो फिर सोच की रहे हो, चलो को टैक्सी पकड़ो। प्रताप सिंह बोला, टैक्सी यहाँ से नहीं पकड़ी जाएगी, आओ मेरे साथ। उमर ने उसका सूटकेस उठा लिया और तेजी से एक तरफ चलने लगा। प्रताप भी वजदान का हाथ पकड़े पकड़े उसके पीछे चल रहा था। तकरीबन 500 गज दूर वो एक और टैक्सी स्टैंड पर रुक गए। उमर ने टैक्सी वाले से कुछ बात की और फिर वो तीनों टैक्सी में बैठ गए। प्रताप और वजदान पिछली नशिस्त पर बैठे थे और उमर आगे ड्राइवर के साथ वाली सीट पर। वजदान ने सीट पर नींदराज होकर प्रताप की गोद में सर रख लिया और आंखें बंद कर ली। उमर का ख्याल दुरुस्त निकला था। उनकी टैक्सी जैसे ही एक मोड़ से घूमी, प्रताप सिंह ने दाएं तरफ से एक टैक्सी को तेज रफ्तारी से आते हुए देखा। उसमें किम और चीफांग थे। वो टैक्सी तेजी से रेलवे स्टेशन की तरफ चली गई थी। ट्रेन के रवाना होने में भी 12 मिनट बाकी थे और प्रताप को यकीन था कि किम और चीफांग ट्रेन का कोना कोना छान मारेंगे। उनकी टैक्सी शहरी हुदूद से निकलकर तेज रफ्तारी से हाईवे पर दौड़ने लगी। फासला 100 मील से भी कुछ ज्यादा ही था। वो ट्रेन से 15 मिनट पहले ताइपिंग स्टेशन पर पहुंच गए थे। ट्रेन यहाँ तकरीबन 5 मिनट रुकती थी। वो प्लेटफॉर्म के कोने में बैठे हुए थे। उमर प्लेटफॉर्म पर घूमकर ट्रेन को चेक कर रहा था। जब उसे इत्मीनान हो गया कि किम या चीफांग इस ट्रेन पर नहीं है तो वो ट्रेन चलने से 1 मिनट पहले इस बोगी में सवार हो गए जहां उनकी सीटें रिजर्व थी। सफर खैरियत से गुजर गया। ट्रेन दूसरे दिन शाम 6 बजे के करीब बैंकॉक पहुंची थी। ट्रेन से उतरते ही वो टैक्सी में बैठकर राधामन रोड और फुलानचट रोड से होते हुए सूखमवट रोड पर आ गए। ये शहर का सबसे बड़ा और बारौनक शॉपिंग एरिया था। कुशादा सड़क के दोनों तरफ बुलंदोबाला इमारतें थीं। ऐसा लगता था जैसे रंग बिरंगी रोशनियों के सैलाब ने इस इलाके को अपनी लपेट में ले रखा है। अभी शाम की इब्तिदा हुई थी। सड़कों पर ट्रैफिक का इज़्दिहाम भी था और पैदल चलने वालों का हुजूम भी।
कुशादा मरकजी सड़क के दाएं बाएं लातादाद छोटी सड़कें और गलियां थी। ज्यादातर रिहायशी होटल और रेस्टोरेंट्स इसी इलाके में थे। उनकी टैक्सी 120 फर्स्ट स्विक रोड की तरफ मुड़ गई और थोड़ा ही फासला तय करके एक और जेली सड़क पर मुड़कर होटल सिटी लॉज के सामने रुक गई। उनके लिए तीसरी मंजिल पर कमरा पहले से बुक था। उमर अब्दुल रहमान प्रताप सिंह के लिए बड़े काम का आदमी साबित हुआ था। उसने तमाम इंतजामात बड़ी खुशउस्लूबी से किए थे। आज के दौर में पासपोर्ट वीजे के बगैर एक मुल्क से दूसरे मुल्क में दाखिल होना आसान नहीं होता, लेकिन उन लोगों ने सिंगापुर से थाईलैंड तक का सफर किया था। 2 मुल्कों की सरहद पार की, लेकिन रास्ते में किसी ने उनसे पूछा तक नहीं। उस रात खुशवंत सिंह के मकान पर किम के आदमियों के हमले के बाद प्रताप सिंह ने फैसला किया था कि अब वो वक्त जाया किए बगैर वजदान को लेकर सिंगापुर निकल जाएगा। इस हमले में किम के 2 आदमी मारे गए थे। अगला सारा दिन पुलिस के साथ मामला तय करते हुए गुजरा और उससे अगले रोज प्रताप सिंह ने सिंगापुर से निकलने की तैयारी शुरू कर दी थी। वो जानता था कि अगर वो सीधे साधे तरीके से जाएगा तो दारा और किम के आदमी उसे सिंगापुर से निकलने भी नहीं देंगे। वो 2 दिन तक मालूमात हासिल करता रहा और फिर अपने एक जानने वाले के जरिए उसे उमर अब्दुल रहमान के बारे में पता चला। उमर से मुलाकात एक रेस्टोरेंट में हुई थी। प्रताप को उसे पूरी बात बताना पड़ी कि वो इस तरह चोरी छुपे सिंगापुर क्यों छोड़ना चाहता है, और इस तरह भेस बदलने का मशवरा भी उमर ने ही दिया था। प्रताप इस मशवरे पर सटपटा कर रह गया था। दाढ़ी और केस तो उसके धर्म का हिस्सा थे, लेकिन जब ठंडे दिल से सोचा तो उसे मशवरा मानना ही पड़ा। वजदान की जान बचाने के लिए उसे कुर्बानी देना पड़ी, और फिर उमर ही के मशवरे पर उसने वजदान का हुलिया भी बदल डाला। उसकी नाक और कान छिदवाए गए थे तो वो बहुत सटपटाया। लड़कियों वाला लिबास पहनने के बाद तो वो बिल्कुल ही लड़की लग रहा था। किम को भी किसी तरह पता चल गया था कि वो सिंगापुर से फरार हो रहे हैं। उसने कुआलालंपुर तक उनका पीछा किया। प्रताप सोच रहा था अगर वो लोग इन बदले हुए हुलियों में ना होते तो किम और चीफांग उन्हें देखते ही गोलियों से भून डालते, लेकिन वो इन्हें पहचान न सके। और किम ने तो सीढ़ियों पर न सिर्फ वजदान को सहारा देकर उठाया बल्कि उसका गाल भी थपथपाया था। वो उस वक्त उन्हें पहचान नहीं सका था, लेकिन होटल से जब उसे ये मालूम हुआ होगा कि सिंगापुर से आने वाला एक आदमी और 12-13 साल की एक लड़की यहाँ ठहरे हुए थे और वो अभी अभी रेलवे स्टेशन गए हैं, तो उसे शुबा हुआ होगा और उसने रेलवे स्टेशन की तरफ दौड़ लगा दी होगी। मगर इस मौके पर भी उमर अब्दुल रहमान की जहानत काम आई थी और वो एक मर्तबा फिर बच निकले थे। लेकिन प्रताप सिंह को यकीन था कि किम और चीफांग उनके पीछे बैंकॉक भी जरूर आएंगे। उमर 1-1.5 घंटा उनके पास कमरे में रुका था। उसने सानफू नामी एक शख्स का फोन नंबर दिया कि अगर किसी किस्म की मदद की जरूरत हो तो इससे राब्ता कर लिया जाए। उमर के जाने के बाद प्रताप ने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और सूटकेस में से अपने कपड़े और शेविंग किट निकालकर बाथरूम में घुस गया। वो तकरीबन आधे घंटे बाद बाथरूम से निकला तो अपने आप को बड़ा तरोताजा महसूस करा था। चल भी काके, तू भी नहाकर कपड़े बदल ले, फिर खाना खाने चलेंगे, वो बड़ी भूख लग रही है। उसने वजदान को कुर्सी से उठाकर बाथरूम की तरफ धकेल दिया। मैं नहाकर अपने कपड़े पहनूंगा चाचा। नहीं, 1-2 दिन तुझे ऐसे ही कपड़े पहनने पड़ेंगे। मैं बंदोबस्त कर रहा हूँ ना, इसके बाद तू जो मर्जी आए कपड़े पहन लेना। प्रताप सिंह ने यह कहते हुए सूटकेस में से एक और खूबसूरत सा फ्रॉक निकालकर बेड पर फेंक दिया। तकरीबन 9 बजे वो होटल से निकले। कुर्बो जवार में वाक़ई एक रेस्टोरेंट में बैठकर उन्होंने खाना खाया और फिर रेस्टोरेंट से निकलकर वो एक तरफ चलने लगे। प्रताप ने वजदान का हाथ पकड़ रखा था। उस वक्त भी सारी दुकानें खुली हुई थी और सड़कों पर खासी रौनक थी। वो मुख्तलिफ ज़ैली सड़कों पर घूमते हुए सोए 11 चाय यार्ड पर आ गए। इस सड़क पर भी बड़े बड़े स्टोर और शॉपिंग सेंटर्स थे। प्रताप एक जगह रुक गया। सड़क की दूसरी तरफ रेडीमेड गारमेंट्स और टेलरिंग की बहुत बड़ी दुकान थी। उस दुकान का मालिक एक सिख था। उत्तम सिंह कई साल पहले सिंगापुर में हुआ करता था। वहां भी उसने टेलरिंग की दुकान खोल ली थी, मगर उसे ज्यादा कामयाबी नहीं हुई और वो बैंकॉक आ गया। यहाँ पहले उसने एक छोटी सी दुकान खोली और अब एक बहुत बड़े गारमेंट्स स्टोर का मालिक था। टेलरिंग के हवाले से भी वो बैंकॉक में खासी शोहरत रखता था। प्रताप सिंह अपने बिजनेस के सिलसिले में जब भी बैंकॉक आता उत्तम सिंह से जरूर मिलता था। उस वक्त भी उत्तम सिंह उससे बड़े तफाक से मिला। वो तुम तो कहते थे तुम्हारी कोई औलाद नहीं है, तो ये लड़की कौन है? ये लड़की मुझे अपनी औलाद ही की तरह अजीज है। प्रताप ने जवाब दिया, तुमने अभी मुझ पर तंज किया था ना कि मैंने दाढ़ी और केस क्यों मुंडवा दी है, तो ये सब इसी के खातिर किया है, और ये लड़की नहीं लड़का है। क्या? उत्तम सिंह उछल पड़ा। प्रताप चंद लम्हे खामोशी से उसकी तरफ देखता रहा, फिर उसे बताने लगा कि उसने अपना हुलिया क्यों तब्दील किया और लड़के का हुलिया क्यों तब्दील किया, और ये कि वो सिंगापुर से भागकर यहाँ क्यों आए हैं। ओहो, मैं समझता हूँ कि बैंकॉक में सिर्फ एक शख्स ऐसा है जो इस सिलसिले में तुम्हारी मदद कर सकता है। उत्तम सिंह के मुंह से निकला। वो कौन? प्रताप ने उम्मीद भरी नजरों से उसकी तरफ देखा। महाराज वांग वंग याय, वो एक भिक्षु है।
लेकिन उसे थाईलैंड में मुए थाई किक बॉक्सिंग पर अथॉरिटी समझा जाता है और उसकी उम्र इस वक्त अगरचे 70 बरस के करीब है, लेकिन वो जवानों से ज्यादा फुर्तीला और ताकतवर है। बैक वक्त लड़ने वाले 2-4 आदमियों को तो वो खातिर में ही नहीं लाता। कई साल पहले मैंने भी मुए थाई किक बॉक्सिंग का फन उसी से सीखा था, लेकिन आजकल उससे मिलना बहुत बड़ा मसला है। क्यों? प्रताप ने उसे घूरा। यहाँ पर पार्ट 12 का इख्तिताम होता है। आगे कहानी सुनने के लिए पार्ट 13 समाप्त फरमाएं।